विराट कोहली इज द वन, उनका रेजेंस हमने पूरा किया। मिस्टर ओसवाल है, मोंटे कार्लो जिनका ब्रांड है वो हमने किया है। चैनी खैनी आपने सुना होगा ब्रांड के बारे में। जीडी गोयनका के जो ऑनर है मिस्टर अंजनी गोयनका, उनका पूरा फार्म हाउस हम लोगों ने किया हुआ है। इंटीरियर जब बन रहा था, इंटीरियर में मिरर टीवीज की रिक्वायरमेंट थी, तो वी सप्लाइड 3 टीवीज। तो होटल जो लीला है चाणक्यपुरी, सप्लाइड देम 250 टीवीज। तो होंडा के ऑन पैनल है हम लोग। वुड इंडस्ट्री के किंग है MK पाइनवुड, उनका पूरा विला हम लोग कर रहे हैं। बर्ड ग्रुप के ऑनर है मिस्टर भाटिया। वो बताता हूँ, चक्राता एक जगह है उत्तराखंड में, वहाँ पे टाइगर फॉल करके हमारे एक आउट स्टेशन में एक ट्रिप बना हुआ। हमने एकदम से टर्न लिया, टर्न लेते ही देखा तो लेफ्ट से इतना बड़ा एक लेपर्ड निकल के रोड के आ गया एकदम। हम लोग गए थे तो तीर्थान से पहले एक जगह पड़ती है बंजार के नाम से, तो हम लोगों को ना किसी ने बताया नहीं था कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं। फुल मून था उस दिन और तीर्थान जंगल है, और सडनली मेरे को ऐसा लगा कि किसी लेडी ने विद वाइट ड्रेस, उसने हमें ऐसे क्रॉस किया। हाय, वेलकम टू जॉब्सी। मेरा नाम है वरुण। आज हमने जिनको बुलाया है वो एक बाइकर हैं, एक एंटरप्रेन्योर हैं और एक फैमिली मैन भी है हम सब की तरह। ये 1000 लोगों का बाइकर ग्रुप लीड करते हैं, टेक्नोलॉजी कंपनी रन करते हैं, और अभी इन्होंने एक नया वेंचर भी स्टार्ट किया है जो भी ट्रैवलिंग में है। ये सब कुछ क्वालिटीज़ किसी एक ही आदमी में मिलना बहुत रेयर होता है, और यही रीज़न था कि मैंने इनको रिक्वेस्ट किया कि आएँ और हमसे डिस्कस करें अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस, कि कैसे इन्होंने स्टार्ट किया, कैसे ये आगे बढ़े, कैसे इन्होंने एक बाइकर ग्रुप बनाया जिसमें 1000 लोग हैं, कैसे एक्सपीडिशंस पे जाते हैं, 200-300 लोगों को अपने साथ लेकर जाते हैं, सेफली लेकर जाना, सेफली लेकर आना, रूल्स हैं, रेगुलेशन है, सबसे इम्पॉर्टेंट पीपल मैनेजमेंट है। दूसरी तरफ इनकी टेक्नोलॉजी कंपनी है जो होम ऑटोमेशन करती है, जिसमें इनके क्लाइंट्स विराट कोहली, अंबानीज़ और जीडी गोयनका ग्रुप और इस तरह के जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं वो इनके क्लाइंट्स हैं। तो कैसे ये सब मैनेज करते हैं, क्या ट्रिक्स हैं, क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं, कैसे बैलेंस करते हैं सब कुछ, इसी बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए मिलते हैं ईशान पावा से। थैंक्स आपका बहुत 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 वेलकम है हमारे शो में। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि जैसे आपका जो एक बाइकर ग्रुप है, 1000 बाइकर्स उस ग्रुप में हैं। बिल्कुल जी। ये जर्नी शुरू कैसे हुई? हमारे ग्रुप को अब 10 साल हो गए। 2023 में 10 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हम लोगों ने, और जर्नी स्टार्ट हुई थी 2011 में, व्हेन आई स्टार्टेड राइडिंग, बट नॉट द ग्रुप बट एज अ सोलो। तो एक कोई ग्रुप था जिसका मैं नाम नहीं लूँगा, बट मैं राइड पे गया उनके साथ में। और मतलब होता क्या कि आप ग्रुप क्यों ज्वाइन करते हो, एक रीज़न जो होता है बेसिक उसका ये होता है कि जब आप नए होते हो राइडिंग कम्युनिटी, इवन पुराने भी होते तब भी आपको एक इनसिक्योरिटी होती है कि अगर मैं लंबे ट्रिप पे राइड पे जा रहा हूँ, मेरे साथ कोई मिसहैपनिंग होगी तो, क्योंकि जब मिसहैपनिंग्स होती हैं वो बता के नहीं आती, और जब कुछ कांड होना होता है तो वो ये नहीं देखता कि आप नए राइडर हो या पुराने राइडर हो। सही। स्किड होनी है बाइक तो वो किसी की भी हो सकती है, एक्सीडेंट होना है, आप सही चल रहे हो, दूसरा बंदा आके मारता है, तो ग्रुप जनरली बंदा ज्वाइन करता है एक अपनी इनसिक्योरिटी के कारण कि ठीक है मैं इनके साथ जा रहा हूँ, आई एम सिक्योर्ड। तो ऐसे ही मैं किसी ग्रुप के साथ जब मैंने राइडिंग स्टार्ट करी थी और मैं गया था, ट्रैवल किया उनके साथ मैंने, मेरी उस ग्रुप के साथ लाइफ की पहली आउट स्टेशन राइड थी। एंड जब मैंने वहाँ देखा ना, मैंने कहा अब वहाँ पे मिक्स ऑफ बाइकर से, हर ब्रांड हर कंपनी का बाइकर था वहाँ पे, कोई कुछ चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है। तो वहाँ पे जो रॉयल एनफील्ड बंदे बाइक चला रहे थे ना, वो हेल्पफुल थे, और ब्रेकडाउन होने पे सबसे पहले वो आगे आते थे कि यार बताओ क्या हुआ, हम हेल्प करते हैं आपकी। और जो दूसरे लोग थे बाइक चला रहे थे बाकी की, उसमें क्या तो कोई स्टंट कर रहा है, कोई हाथ छोड़ के बाइक चला रहा है, कोई व्हीली मार रहा है, कोई जिगजैग कर रहा है। तो मुझे लगा यार ये क्या है, ये तो अपने साथ आप दूसरों की लाइफ को भी रिस्क पे डाल रहे हो। तो मैं उनके साथ गया, मेरा ब्रेकडाउन हुआ जहाँ पे मैं हेल्पलेस फील कर रहा था। मैंने ग्रुप के जो एडमिन थे उनको बोला यार मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरी बाइक में दिक्कत आ रही है, तो आप हेल्प करो। तो उन्होंने मेरी सुनी नहीं और वो निकल गए अपना। तो उस टाइम पे जो रॉयल एनफील्ड के राइडर थे उस ग्रुप के, वो सब लोग इकट्ठा हुए, वो आए मेरे पास, ईशान टेंशन मत लो, हम संभालते हैं करके।
तो मैं जब वहाँ से लौटा ना, मेरे को लगा कि यार नहीं, मुझे अपनी कम्युनिटी बनानी है जिसमें मैं सिर्फ डिसिप्लिन और रॉयल एनफील्ड की बाइक्स को ही अलाउ करूँगा. दैट्स हाउ रेड बॉर्न. तो रेड स्टैंड फॉर रॉयल एनफील्ड दिल्ली, RED जो हम बात करते हैं. और तब हमने फिर कुछ ग्रुप रूल्स बनाए और सिर्फ रॉयल एनफील्ड बाइकर्स को इन्वाइट किया. 99% ऑफ रॉयल एनफील्ड बाइकर्स जो होते हैं, इट इज़ लाइक कि आप कभी भी अगर ट्रबल में हो, प्रॉब्लम में हो, आप जाओ, आप उनके पास पहुंचोगे, आपको वो हेल्प करेंगे. और कितनी बार होता है कि हम रोड पे जा रहे होते हैं, कोई बाइकर होता है रॉयल एनफील्ड चलाए या कोई भी बाइक चलाए, अगर मैं रॉयल एनफील्ड पे देखता हूँ लोगों को, हम तो चलो करते हैं क्योंकि बीइंग अ बाइकर हमारा एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कह लो, और एक वो लगता है कि नहीं यार, इफ़ अ बाइकर इज़ इन ट्रबल हमें उसकी मदद करनी चाहिए. होता क्या कि जब आप जाते हैं तो मैंने देखा कि बाकी कम जो बाइकर्स हैं वो जनरली देखते हैं कि अच्छा वो ब्रेक डाउन हो गया, चले जाते हैं देख के. लेकिन RE वाला बंदा आके ना एक बार रुकता है और पूछता ज़रूर है कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है. मैं जानता हूँ आपको नहीं जानता, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो पूछता है आपको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है. वो आपके आके आपकी हेल्प करेगा, सब चीज़ें होती हैं. सो द होल आइडिया इज़ कि वहाँ से हमें लगा कि नहीं, हमें एक ऐसी कम्युनिटी बनानी है जो कि होता ना कि एक रियल ब्रदरहुड को रिप्रेजेंट करे. तो वहाँ से भी स्टार्टेड जर्नी ऑफ रॉयल एनफील्ड दिल्ली. एंड वहीं से बस वो शुरू हुआ. ब्रेकफास्ट राइड्स हमने चालू करी और करते 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 लोगों को हमारा नेचर, हमारा राइड करने का तरीका, हमारी जो डेस्टिनेशन, हमारी हर चीज़ उनको इतनी पसंद आई कि वो फैमिली बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और ये 1000 क्रॉस कर गई है. अभी व्हाट्सएप पे अगर हम बात करें, फेसबुक पे तो वी आर ऑलमोस्ट टचिंग 50,000 नाउ. जब मुझे याद है, मैं भी उसी ग्रुप का पार्ट हूँ. हाँ जी. और मुझे याद है कि जब हम ग्रुप में कई बार लोग बोलते हैं कि अरे सर टेलीग्राम बना लो, वहाँ लिमिट नहीं है. लिमिट नहीं है, वहाँ लिमिट नहीं है. हाँ हाँ. ये सुन के ना बहुत अच्छा लगता है कि आप एक ग्रुप का पार्ट हो जहाँ इतने सारे फैमिली मेंबर्स हैं. सही बात है. सेम टाइम हैरानी भी होती है कि यार इतने सारे फैमिली मेंबर्स हैं. इतने सारे. 1000. इट्स अ ह्यूज नंबर. इट इज अ वेरी ह्यूज नंबर. इट इज अ वेरी ह्यूज नंबर. मुझे बताइए कि जैसे ये तो सोलो राइड्स, ब्रेकफास्ट राइड्स हो गई कि आप मॉर्निंग में गए, कोई फीमेल है और हमारे साथ जाते हैं वो किसी आउट ऑफ दिल्ली किसी राइड पे, हाउ डू यू एंश्योर सेफ्टी एंड रिस्पेक्ट फॉर द पर्टिकुलर फीमेल? उसमें क्या होता है, देखिए मैं बताता हूँ आपको. जैसे हमारे अभी रिसेंट ट्रिप्स की बात करते हैं. जैसे हम लद्दाख गए थे. लद्दाख में हमारे पास 6 फीमेल राइडर्स थी. 15 दिन का ट्रिप था वो. और हम स्पीति अभी होके आए हैं पीछे. मॉनसून स्पीति हमने किया, विच इज़ द टफेस्ट. लैंडस्लाइड्स मिली, क्लाउड बर्स्ट मिला, सब मिला अपने को. और उसमें भी हमारे पास 8 to 9 फीमेल राइडर्स थी साथ में ट्रिप पे. होता क्या है कि जब हम ट्रैवल करते हैं ना, जैसे अगर हम बात करें रेड के जब इवेंट्स बनते हैं लॉन्ग डिस्टेंस राइड्स के, एक फ़र्क पड़ता है कि जब इन्वायरमेंट होता है ना, जब वो आपको एक क्रिएट करना पड़ता है. होता कैसे है, वो कैसे बनेगा कि जितने भी अपने इवेंट होते हैं 99% इवेंट पे आप देखोगे मेरी वाइफ मेरे साथ होती है. अच्छा. तो जो बाकी राइडर्स होते हैं उनको लगता है जब एडमिन अपनी वाइफ को इस ग्रुप में लेके आ सकता है तो हम क्यों नहीं. मतलब ये एनवायरनमेंट सेफ होगा तभी एडमिन अपनी बीवी को लेके आ रहा है उस ट्रिप पे. ठीक है, या अपनी सिस्टर को लेके आ रहा है या कज़न को लेके आ रहे हैं. तो वहाँ से एक बड़ा फ़र्क पड़ता है. धीरे धीरे जैसे मेरी वाइफ ने आना शुरू किया ट्रिप्स पे, बाकी लोगों ने अपनी वाइफ को लेके आना शुरू किया. और आज का टाइम ये है कि इन लेडीज़ ने, वाइफ सब ने मिल के अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है रेड का, जिसका नाम रखा है लाली गैंग. अच्छा. ठीक है, जहाँ पे गॉसिप्स करती हैं, किसके पति को लद्दाख राइड पे जाने देना है, किसको नहीं, ये सब डिस्कशन बैकएंड पे वहाँ होती है, हमें नहीं पता चलता. अप्रूवल क्या हो, अप्रूवल वहाँ से आता है. तो वो चीज़ होती है. और व्हेन वी गो ना लॉन्ग ट्रिप ना, तो जैसे लद्दाख स्पीति में क्या करते हैं, हम एक वुमेन का फीमेल्स का एक सेपरेट ग्रुप बनाते हैं टेम्प्रेरी. अच्छा. ठीक है, जहाँ पे मेरी वाइफ उसको लीड करती है, जहाँ पे हम लोग उनको बताते हैं कि आपको, क्योंकि 1000 चीज़ें होती हैं फीमेल्स के साथ, है ना, हर चीज़ बताने की ज़रूरत है, आप समझ सकते हो. तो मेरी वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको कंफर्टेबल कैसे करना है फीमेल्स को. अच्छा. कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ आता है, हम कहते हैं कि ठीक है यू गो टू हर एंड जस्ट कोई भी दिक्कत आ रही है. दूसरी बात, हम डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट की अगर बात करते हैं, हमने एक एनवायरनमेंट इस तरीके का बनाया हुआ है कि जहाँ पे ना जीरो टॉलरेंस है. नॉट जस्ट फीमेल, मेल के लिए भी. अगर आप बदतमीजी करते हो हम उसी टाइम ट्रिप से भगा देते हैं, क्योंकि दिस इज़ नॉट माई बिजनेस. मैंने एक कम्युनिटी बनाई है जिसको मुझे साफ रखना है. सही बात. ठीक है, और मैं चाहता हूँ जब भी आप हमारे ट्रिप पे आते हो अपनी ईगो घर छोड़ के आओ. हम सबको पहले ये बोलते हैं, असेंबलिंग पॉइंट पे असेंबल होते हैं, वहाँ सबको बोलते हैं ईगो यहीं छोड़ के चलो अपनी. फीमेल्स आती है, फीमेल्स को हम बताते हैं, पहले ब्रीफ करते हैं कि जब आप कॉन्वॉय में चलोगे उनकी एक डेडिकेटेड पोजीशन रखी जाती है. 90% ये होता है कि मैं, मेरे पीछे एक टीम मेंबर, उसके पीछे फीमेल्स, उसके पीछे सारे बाइकर्स, ताकि फीमेल हमारे साथ रहें. कभी कोई स्लिप हो गई, कहीं कोई प्रॉब्लम हो गई, किसी का ब्रेकडाउन हो गया, तो हम रियर व्यू मिरर में देखते रहते हैं कि अच्छा बाइक नहीं आ रही, हम रोक लेते हैं फटाफट. ठीक है, और फिर हम कॉन्वॉय में जो मूव करते हैं, आपको पता है लीड टेल मार्शल चलता है, एक आगे एक पीछे एक बीच में. तो बाइकर्स को
लीड होटल के बीच में राइड कर। 10 साल में आपने बेइंतहा ट्रिप्स की होंगी मैं जानता हूँ, और बहुत सारे लोगों को आप लेकर गए होंगे। कोई ऐसी एडवेंचरस स्टोरी या कुछ ऐसा आपको कभी कोई फील हुआ है, जैसे कि कोई ऐसा किस्सा जो हर बाइकर को या तो याद भी रखना चाहिए, जो आपको लगता है यार मेरे साथ बहुत यूनिक हुआ है, जो आज भी आपको याद हो? ऐसे काफ़ी सारे हुए। जैसे एक छोटा सा इंसिडेंट आपको बताता हूँ। चक्राता एक जगह है उत्तराखंड में, वहाँ पे टाइगर फॉल करके हमारे एक आउट स्टेशन में एक ट्रिप बना हुआ था, और वहाँ पे एक राइडर की बाइक में ब्रेकडाउन हो गया। तो हम लोग होटल में बैठे थे, लकीली हमने उसको होटल के पास में ही जैसे करके पहुँचा दिया। तो वो बाइक में जो डैमेज हुआ था पार्ट, वो कहीं दूर से आना था, और अगले दिन हमने घूमने भी जाना था क्योंकि एक्सप्लोर करना है। तो अब हमारे पास ऑप्शन या तो सब बाइकर्स को होटल में ठहरा के रखें कि भैया कोई नहीं जाएगा घूमने। तो हमने क्या करा, हमने टीम को 2 में डिवाइड किया। मैंने अपने टीम मेंबर को बोला कि आप सब बाइकर्स को लेके पहुंचो, आप एक्सप्लोर करो, मेरा मिस हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो बंदा है जिसका ब्रेकडाउन उसको मैं अकेले नहीं छोड़ूंगा यहाँ पे। बाकी लोगों को मैंने कहा आप अपना ट्रिप स्पॉइल मत करो, आप निकलो, आप घूम के आओ ऊपर। और अगले दिन हमें और डीप जंगल में कहीं कैंपिंग करनी थी। तो मैंने इन लोगों को बोला आप जाओ। हमारा प्लान था कि हम एक्सपेक्ट करते कि 2-3 बजे तक हम लोग रिपेयर करके बाइक को निकाल के ऐसे निकल जाएंगे, बट हम लोग लेट हो गए। 6, साढ़े 6, 7 बज गई थी। हम लोगों ने इवनिंग में स्टार्ट किया, बाकी लोग घूम घाम के कैंप पहुंच गए, सब चीज़ हो गई। तो चक्राता के पास एक जगह पड़ती है देवबन, विच इज़ एक्चुअली अ फॉरेस्ट। हम लोग शाम को हमने स्टार्ट किया ट्रिप अपना 6:37, और मैं अपनी मॉम से बात कर रहा था उस टाइम पे कॉल पे। मैंने कहा मॉम को कि ऐसे मैं जा रहा हूँ और वहाँ पे सिग्नल नहीं आएंगे तो आप पैनिक मत करना। और इतने में हमने एक टर्न लिया पहाड़ों में। जैसे टर्न आप देखते हो पहाड़ों में ब्लाइंड होते हैं, आगे 100 मीटर बाद क्या है आपको नहीं पता। हमने एकदम से टर्न लिया, टर्न लेते ही देखा तो लेफ्ट से इतना बड़ा एक लेपर्ड निकल के रोड पे हमारी बाइक से कुछ 10 फुट की दूरी पे निकल के आ गया एकदम। लेपर्ड? यस। तो मेल लेपर्ड था, मुझे अभी भी याद है। मैं याद करता तो गूज़बम्स आ जाते हैं मुझे मूवमेंट याद करके। जनरली ना मैं वाइल्ड लाइफ बचपन से मेरा शौक था, मतलब मेरा ड्रीम था कि अगर मेरे साथ वो मिसहैपनिंग नहीं हुई होती तो मैं फॉरेस्ट ऑफिसर बनता। तो मैं बड़ा फैसिनेट हो जाता हूँ वाइल्ड लाइफ को देख के। तो आप हज़ार चीज़ माइंड में बनाते हो ना कि आपको लेपर्ड दिख जाएगा रोड पे, तो आप जब तक नहीं देखा होता आपने, आप बोलते हो कि मैं ये कर लूँगा, मैं हॉर्न बजा दूँगा, मैं ऐसे नहीं। ये सब बकवास होती है। जब आपके सामने वाइल्ड एनिमल 10 फुट की दूरी पे खड़ा होना, वो भी लेपर्ड। 10 फुट इज लाइक दिस, नथिंग, बिल्कुल सामने था। मतलब मैं उसकी जो मुंह के बाद मूछें होती हैं वो तक देख पा रहा था उसकी मैं। ही वॉज दैट क्लोज। और पता क्या, उस टाइम पे मैं मॉम से बात कर रहा था, बात करते करते ना मैं सुन्न हो गया एकदम। मैंने बाइक रोकी और तब मेरे को अच्छा, और सबसे आगे आप? मैं सबसे आगे था, मेरे पीछे जिसका ब्रेकडाउन हुआ था वो था। तो वो बंदा डर के मारे उसके पैर कांपने लग गए, और मैं खड़ा हुआ था और मैं बाइक, मतलब आई वाज लाइक फेस टू फेस विद लेपर्ड। और लेपर्ड आपको देख रहा था? वो मेरे को देख रहा था। वो निकला नीचे से, उसने मुझे देखा, 2 मिनट के लिए हमारा आई टू आई कॉन्टैक्ट हुआ, और मैं सुन हो गया। मतलब मेरे को समझ नहीं आया मैं चीखूं, मैं चिल्लाऊं, मैं डरूं, मैं बाइक का यूटर्न मारूं या बाइक भगाऊं, क्या करूं। आई वाज लाइक कम्प्लीटली पॉज, एकदम स्टैचू मोड जिसको बोलते हैं उसमें आ गया था मैं। तो लेपर्ड ने क्या किया, नीचे से निकला, वो ऐसे पहाड़ था इस तरफ, तो उसने जंप किया पहाड़ पे ऊपर जाने के लिए। वो स्लिप हुआ, जब वो नीचे गिरा स्लिप हो गए, आई फेल्ट दैट वाइब्रेशन, ढप करके एकदम। अच्छा। उसने फिर मेरी तरफ देखा, उसने रोर किया एकदम लाउड, और तब भी मैं सुन एकदम, मैं ऐसे ही बैठा होता कि ठीक है मैं उसको देख रहा हूँ बस ऐसे। और फिर वो जहाँ से निकला था वो वहीं वापस नीचे घुस गया। अच्छा 2 मिनट तक मैं खड़ा रहा वहाँ। मुझे आइडियली कोई आदमी हुआ तो कहेगा यार भाग यार, मुझे समझ ही नहीं मैं करूँ क्या। मैं इतना शॉक में एकदम चला गया, समझ नहीं आया कि यहाँ अब मुझे करना क्या है। एक्चुअली मेरे को लगा मेरे साथ हुआ क्या ये। मतलब लेपर्ड हम जू में देखते हैं अभी तक, तो वाइल्ड लाइफ में तो बहुत कम बचे हैं, और अचानक से इतना बड़ा एकदम सामने आ गया। तो फिर जब हमने 2 मिनट का गैप देके फिर हमने बाइक स्टार्ट करी। जैसे हम निकले तो जहाँ से वो लेपर्ड निकला था, हाँ, और हमें लगा वो चला गया होगा, लेकिन वो वहीं बैठा हुआ था कोने में, और हम बाइक चला रहे हैं, और ऐसे हमारा आई कॉन्टैक्ट हुआ दोनों का, और हम निकल गए। और आई वॉज लाइक डेड, एकदम जीरो एक्सप्रेशन, कुछ डर नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई घबराहट नहीं, कुछ भी नहीं। 10-5 किलोमीटर आगे जाके हमने एक जगह बाइक रोकी। वो भी जो मेरा जो को राइडर था जो पीछे बाइक पे आ रहा था, ही शाउटेड कि यार मेरे से बाइक नहीं चल रही, मेरे पैर काँप रहे यार, रोक ले यार। तो फिर मुझे लगा अच्छा यार हमें लेपर्ड दिखा था भाई अभी। तब मैं शॉक से बाहर आया और मैंने बोला सुन अभी मत रोक, यहाँ से हम जस्ट 10-15-20 मिनट के गैप पे हम लेपर्ड को छोड़ के आए हैं, जंगल है, हो सकता है वो लौट के वापस भी आ जाए, इधर ही आ जाए, हम पे अटैक कर सकता था। सही बात है। और उसके शायद 5 किलोमीटर बाद हम गए, एक चाय का कुछ टपड़ी मिली रोड पे हमें, मैंने वहाँ बाइक रोकी, एंड देन आई शाउटेड जोर से कि यार लेपर्ड देख लिया हमने रोड पे, एंड दिस दैट, लाइक फुल ऑफ एक्साइटमेंट। तो फिर उस चाय वाले ने बताया कि आपको वहाँ दिखा था। हाँ, मैंने कहा हाँ मैं उस टाइम पे दिखा था। बोला इस टाइम पे वो डेली हंट के लिए निकलता है और वहाँ से वो क्रॉस करता है डेली। तो वो डेली हंट के लिए निकलता है? डेली हंट के लिए निकलता है वहाँ से। आप भी वो हंट तो हो सकते हम भी हो सकते थे हंट वो। बट होता क्या है कि जब आपको वाइल्ड ऐसे एनकाउंटर्स होते हैं ना, आप जब तक आपने नहीं किया होता आप हज़ार यार लेपर्ड ही तो था, चीख देता ना यार ये,
लोग अपनी कहानियाँ सुनाते हैं कि यार ये कर देता ना वो, जब आपके सामने फेस टू फेस हो जाता है ना, और वो भी तब जब आई कांटेक्ट हो रहा हो, तब आप ना सुन हो जाते हो कि आपको समझ नहीं आता कि करना क्या। अच्छा, सो आपको वो लेपर्ड दिखाओ, आप भी उसका हंट हो सकते थे। बिल्कुल तो ये तो बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है। बिल्कुल, ये तो 1 in a million एक्सपीरियंस है एक्चुअली। कौन है जिसके 10 फीट के सामने कोई लेपर्ड है, देख रहा है और वो हंट करने निकला है, बाय द गॉड ऑफ ग्रेस आप बच गए। बिल्कुल। आप तो इतना घूमे हो, 10 सालों में आप न जाने कितना अनगिनत घूमे हो गया। कभी कोई इंसिडेंट हुआ कि आपको लगा हो कि यार यहाँ मेरे को कोई नेगेटिविटी फील हुई, या यहाँ मुझे कोई घोस्ट एक्सपीरियंस हुआ, या किसी के साथ हो रहा था और मैंने देख लिया। कई बार लोग बोलते हैं कि हम रोड पे हमें कुछ ऐसा दिख गया या लग गया। आपके साथ कभी कुछ हुआ है ऐसा? हाँ देखो, ऐसे तो खैर काफ़ी स्टोरीज हैं, बट मैं आपको एक बताता हूँ। एक इंसिडेंट हमारे साथ हुआ था। हम जा रहे थे, तीर्थन वैली है मनाली के पास में। ओके। ये बात तब की जब ये पॉपुलर नहीं हुआ करती थी वैली, तब हम एक्सप्लोर करने जाते थे। अच्छा। खैर ये गांव है, यहाँ पे होम स्टेज है, यहाँ पे चल के देखते हैं क्या क्या है चीज़ें। अब तो खैर कमर्शलाइज हो गई वो जगह। तो हम लोग गए थे, तो तीर्थन से पहले एक जगह पड़ती है बंजार के नाम से। तो हम लोगों को ना किसी ने बताया नहीं था कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं। अच्छा। ये ऐसा कुछ नेगेटिव कुछ है वहाँ पे। तो रात का टाइम था, आई थिंक शायद 7:38 का टाइम हुआ होगा, और फुल मून था उस दिन, और तीर्थन जंगल है। तो फुल मून के दिन जनरली आपने देखा होगा कि कहते हैं ना कि घोस्ट वगैरह एक्टिव हो जाते हैं अंदर। तो हमने वो फेस किया। हाँ बताओ। नहीं, बस आई एम जस्ट क्यूरियस कि फुल मून पे होते हैं या अमावस्या पे होते हैं? पता नहीं, उस दिन तो फुल मून था, मेरे को किसी ने बोला फुल मून पे होते हैं। तो और मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ, हम लोग कॉन्वॉय में थे अगेन, जैसे हम मूव करते हैं, और एक जगह पे जहाँ पे मतलब पूरा डार्क था, दोनों तरफ जंगल था, ना कोई फायर, ना कोई वाटर स्ट्रीम के हम कहें कि कुछ था। तो मेरे को ना कुछ धुआं जैसा, कुछ एक फॉग जैसे होते हैं, जैसे आपने आग जलाई और वो आग बुझ गई, बुझने के बाद जब धुआं निकलता है, तो कुछ ऐसा सा मुझे फील हुआ रोड पे। और सडनली मेरे को ऐसा लगा कि किसी लेडी ने विद वाइट ड्रेस, उसने हमें ऐसे क्रॉस किया। तो मैं 1 सेकंड तक तो हो गया, मैं कहा यार ये लेडी यहाँ पे क्या कर रही है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई टर्न तो था नहीं, इधर भी जंगल इधर भी जंगल, ये रात में भटक रही है या जो भी है, ये कर क्या रही है यहाँ से, और इसे क्रॉस कैसे किया यहाँ पे। और जैसे ही वो धुएं में से मैं निकला, एकदम से मुझे शिवरिंग हुई तेज एकदम, और विद इन 2 मिनट्स में पूरा पसीने में भीग गया। जबकि तीर्थन पहाड़ पे है और ठंडा था, वो ठंडी जगह है मनाली के पास में, और मैं एकदम पसीने पसीने। मैंने कहा ये, और मैं शॉक में आ गया, ये हुआ क्या मेरे साथ। और मैंने ना किसी को बताई नहीं बात उस टाइम पे। अच्छा। मैं कहा मैं बताऊंगा तो बाकी लोग भी डर जाएंगे, क्योंकि जब हम आगे रुके, जिस होम स्टे में हम रुके थे उसके जस्ट पीछे कब्रिस्तान था। तो मैंने कहा यार ये तो गलत जगह हमने बुक कर ली, पहले पता तो शायद हम यहाँ नहीं रुकते। तो हम पहुँचे, तो अच्छा मुझे स्वेटिंग हो रही है, और मैं थोड़ा शिवर भी कर रहा था, थोड़ा नेगेटिविटी भी आ गई। आर्मर्स पहने हुए थे आपने, जैकेट वगैरह, लेग गार्ड सब पहने हुए थे। ठीक है। तो इतने में हमारे ग्रुप का एक बंदा साहिल वासन, वो टेल पे था, तो उसकी भी हालत ऐसी एकदम पसीने पसीने। तो मैं कहा यार ये तो अपना भाई है, इसको भी पसीने आ रहे, इससे पूछते कि इसको क्या हुआ। मैं जाता उससे पहले वो भाग आया, अरे शान भाई मैं क्या हो गया। बोला अरे यार तुम छोड़ो, मेरे को बैठने दो। वो आया मेरे पास और बिल्कुल उसने बोला यार मेरे को बैठने दो। मैं कहा हुआ क्या। तो उसने गाली देते हुए बोला यार मेरे को ना छलावा दिखा पीछे। तो मैंने कहा अच्छा, मन में मेरे भी चल रहा है क्योंकि मैंने भी देखा है अभी। तो मैं क्रॉस चेक करता हूँ कि भाई क्या मेरा वहम था वो, या एक्चुअली कुछ था वहाँ गड़बड़। तो मैं कहा छलावा वो क्या होता है भाई, तो क्या हुआ। तो एग्जैक्ट सेम स्पॉट पे जो मैंने एक्सपीरियंस किया था, वही सेम चीज़ उस बंदे ने एक्सपीरियंस करी कि एक लेडी क्रॉस करती, उसको दिखी, उसको शिवरिंग हुई, उसको पसीने आने लगे, और सिर्फ उस धुएं को क्रॉस करने में। ठीक है, और वो धुआं कहाँ से आ रहा था किसी को नहीं पता, क्योंकि जब हमने बाकी लोगों से, जब क्योंकि 2 लोगों ने एक्सपीरियंस किया आउट ऑफ 30-35 पीपल, हमने बाकी लोगों से पूछा तो उन्होंने बोला कौन सा धुआं, उनको कोई धुआं दिखाई नहीं वहाँ पे उस जगह पे, और हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया। तो उसने मेरे को बताया कि शान भाई एक लेडी ने ऐसे क्रॉस किया मुझे, और मैं बड़ा पैनिक कर गया देख करके कि यार ये क्या है, क्या चीज़ है। और मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने उसको एक चीज़ बताई, मैं कहा यार मैंने भी सेम एक्सपीरियंस किया, लेकिन तेरे और मेरे बीच में लगभग 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर का गैप था। मतलब तू उसी जगह पे 10-15 मिनट बाद आया। अगर वो गलती से मान लें कि धुएं में हमें कोई इमेज हमने माइंड में बना ली थी अपने, तो वो तुझे नहीं दिखनी चाहिए थी। अगर धुएं एक फ्लो में उड़ रहा है और हमें उस धुएं में लगा कि फीमेल जैसा कुछ बन रहा है, तो हम लोग इतना पैनिक कर गए। फिर हमने जो वहाँ पे जो होटल का जो स्टाफ था, हमने उनको एक चीज़ बताई कि यार ऐसे ऐसे हम आ रहे थे, और हम तो उसने बोला कि इस विलेज में कोई लेडी है जो एक टाइम पे किसी ने उसको पहाड़ से धक्का दे दिया था,
तो उसकी आत्मा अभी भी भटकती है वहाँ पे, और रेयरली दिखती है, लेकिन लोगों को दिखती है ये। और जैसे आपने बताया अमावस्या वाली बात और फुल मून वाली बात, तो उन्होंने मेरे को दो चार ऐसे कोई दिन बताए थे जहाँ पे वो जनरली ज़्यादा उसका मूवमेंट बढ़ जाता है। शी डोंट हार्म पीपल, बट जनरली वो दिखती है वहाँ पे लोगों को क्रॉस करती हुई उसी स्पॉट पे, क्योंकि जिस स्पॉट पे हम क्रॉस कर रहे थे उसको जब किसी ने धक्का दिया था ऊपर पहाड़ से, तो उसकी बॉडी वहीं आके गिरी थी। तो जो उसकी डेथ हुई वो एग्जैक्ट उस स्पॉट पे हुई जहाँ पे हमने क्रॉस किया था उसको। तो वो एक पॉइंट था जब पूरी रात डर के मारे हम सोए नहीं, और जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना कि अपने पेरेंट्स को लिपट के सोता है, मैं उस रात अपने को राइडर को, या जो मेरा जो पार्टनर था, रूम पार्टनर, मैं उसको ऐसे लिपट के सोया था रात में कि भाई मेरी हालत टाइट है, तू यहीं रह, मेरे को सिक्योर रख, क्योंकि मैं घबराया हूँ। तो अमेजिंग, बहुत ही आपके साथ तो बहुत यूनिक बात किस्से हुए हैं। वो लेपर्ड वाला ही बहुत यूनिक था, वो आपके आंखों की एकदम 10 फीट की दूरी पे था। ये घोस्ट आपने एक्सपीरियंस किया 10 फीट की दूरी पे, तो ये सबसे 10 फीट ही दूर रहते हैं या फिर थोड़ा और नज़दीक भी आते हैं? पता नहीं मुझे, क्योंकि जब आप बाइक पे चल रहे होते हैं ना, तो आपका जो मेन फोकस होता है वो 10 से 20 फीट के अंदर ही ज़्यादा होता है कि ठीक है आपको दूर तो चलो देख ही रहे हो, लेकिन आप शाम के टाइम की अगर हम बात करें, क्योंकि दोनों इंसिडेंट शाम को हुए हैं, आप वहीं तक देख पाते हो जहाँ तक आपकी लाइट पड़ रही है बाइक की। तो वो लाइट का जो एरिया है वो मुश्किल से शायद 30, 40, 50 फुट से ज़्यादा आगे जाती नहीं रात में। हमारी बाइक्स की लाइट वैसे ही वीक है थोड़ी, रॉयल एनफील्ड की आपने देखा होगा। तो वो एक था, एक चीज़ है जो मुझे रॉयल एनफील्ड से बोलनी है, अगर कोई भी रॉयल एनफील्ड से देख रहा हो तो प्लीज़ हेडलाइट्स अच्छी कर दो, हेडलाइट्स अच्छी कर दो। हमें आफ्टर मार्केट कुछ लगाना ही पड़ता है। बाइकर्स को ना एजुकेट करने वाले बहुत कम लोग हैं। ठीक है, अब एक लाइट आ गई, एक वो एक मिस्त्री के पास गया जिससे लगवाने के लिए, मिस्त्री क्या करता है कि सबसे इजी कहाँ पे है बाइक को एज इन लाइट को माउंट करना, वो है हैंडल, क्योंकि नीचे कहीं लगाएगा उसको झुकना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, वायरिंग करनी पड़ेगी। हैंडल पे क्या खड़े खड़े 2 मिनट कसे और काम हो गया। लेकिन आप उसका एंड रिजल्ट देखो, सही बात, जब वो सामने वालों की आंखों में पड़ती है या सामने से ट्रैफिक जो आ रहा है वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो नहीं करो। आप उसको फोकस डाउन की तरफ रखो, क्योंकि जिस पर्पज़ के लिए आप वो लाइट लगा रहे हो वो फुलफिल होना चाहिए, ना कि आपको लोगों को शो ऑफ करना है। करेक्ट। तो वो चीज़ का थोड़ा अगर हम बाइकर भी ध्यान रखें और रिस्पॉन्सिबिलिटी राइड करते हैं अगर हम लोग, तो आप ट्रिप एंजॉय करो, लोगों के लिए आफत मत बनो, मेरा मानना ये है। तो जो मेरे टेक अवेज हैं जो भी अभी आपने कहा, उसमें से एक तो ये है कि कोच करो लोगों को, बिल्कुल, उन्हें एजुकेट करो, ज़रूरी है वो, और उनको हेल्प करो सक्सीड होने में। बिल्कुल, यही सारी जो क्वालिटीज़ हैं वो एक स्टार्टअप में चाहिए होती हैं, एक एंटरप्रेन्योर में चाहिए होती हैं। अब आप एक तरफ तो बाइकर भी हैं और इधर आपकी एक टेक्नोलॉजी कंपनी भी है, बिल्कुल, जो होम ऑटोमेशन करती है। हाँ जी, ये सिमिलैरिटीज़ दोनों चीज़ों में है, जहाँ पे आपको लोगों को मैनेज करना है, बिल्कुल सही बात है, एजुकेट करना है और उनको हेल्प करना है सक्सीड करने में। एंटरप्रेन्योरशिप में आपका जो दिलचस्पी है, जो इंटरेस्ट है, वो कैसे आया? ओके, सो मतलब मैं जैसे मैंने आपको बताया कि आई लॉस्ट माई डैड व्हेन आई वाज 14 एंड आई वाज अर्निंग सिंस देन। तो हुआ क्या कि मेरा ना जॉब में क्लियर फंडा था, जितनी भी कंपनीज में मैंने काम किया है। क्या होता है, एक एम्प्लॉय होता है, ठीक है, उसको एक फिक्स पोर्शन ऑफ सैलरी मिल जाती है, एक्स अमाउंट ऑफ इंसेंटिव्स मिल जाते हैं अगर आप टारगेट पूरे कर लेते हो, राइट। यही होता है सेल्स वालों के लिए। हमारा क्या हुआ था, मैं एक कंपनी में जॉब करता था, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, और कंपनी ने अपनी सेटअप में जो डेमो सेटअप बनते थे उसमें अपनी लिमिट से ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स ज़्यादा उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, जिससे कि कंपनी की बैंड बज गई। ठीक है, उसके जस्ट बाद उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि मोटा रेवेन्यू आएगा अब तो हम रिकवर कर लेंगे, लेकिन वो रिसेशन हो गया, वो कंपनी रिकवर नहीं कर पाई उस टाइम पे। तो ऑनर ने मुझे बोला, यार ईशान हम आपको सैलरीज नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मैं अच्छी सैलरी वहाँ से लेता था कंपनी से। तो मैंने कहा क्यों? बोला कंपनी लॉस में। तो मेरा मानना यह था कि देखो, एक बंदा नौकरी क्यों करता है, वो इसलिए करता है कि मेरे को हर महीने में मेहनत करूंगा और मेरे को एंड में एक्स अमाउंट पैसा आएगा, उसमें से मैं सिक्योरिटी की इतना तो आना ही है, उसमें से इतना मेरा खर्चा, इतनी मेरी सेविंग्स। करेक्ट, ठीक है, वो रिस्क नहीं लेना चाहता अगर हम इसको कट शॉर्ट करें। ठीक है, बिजनेस में रिस्क है। तो मैंने उसको, मेरा ना ये शुरू से फिलॉसफी कह लो या जो भी कह लो, ये रहा है कि मैंने अपने ऑनर को, उस कंपनी का जो ऑनर था उसको मैंने बोला, मैंने कहा यार जब कंपनी प्रॉफिट में थी, आई वॉज मेकिंग गुड मनी, मैं आपको बहुत मोटा कमा के भी दे रहा था, और जब कंपनी प्रॉफिट में थी तो क्या आपने मेरे लिए कुछ एक्स्ट्रा किया? नहीं किया। ठीक है, और अब लॉस हो गया तो आप चाह रहे हो कि मैं आपसे लॉस शेयर करूं, लेकिन प्रॉफिट में आपने मेरे को याद भी नहीं किया शेयरिंग के लिए। ठीक है, आपने मेरी फिक्स सैलरी जो चल रही थी वो चल रही थी। तो जब अगर लॉस और प्रॉफिट में मुझे शेयरिंग ही करनी है तो मैं अपना बिजनेस कर लूँगा, मैं जॉब क्यों कर रहा हूँ? करेक्ट,
ठीक है, चलो बात रही सपोर्ट की कि ठीक है मेरे को सपोर्ट करना था, मैंने उनको बोला यार ठीक है आई सपोर्ट यू, बट क्या जब कंपनी प्रॉफिट में आएगी क्या ये मुझे जो सैलरी आप जो मेरी रोक रहे हो ये वापस करोगे? दे सेड नहीं। मैं कहा फिर ये क्यों? आपको आइडियली वापस करनी चाहिए थी कि ठीक है कंपनी लॉस में थी, ठीक है हमने तब नहीं थे, लेकिन अब तो हम कमा रहे हैं, अब आप वापस ले लो। हाँ, तो उन्होंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ। तो मैं आगे सेल्स में टॉप पे था, क्योंकि टेक्नोलॉजी और म्यूज़िक से मुझे बहुत प्यार है, और मेरा जो काम है वो भी कहीं ना कहीं म्यूज़िक के आसपास ही है, जैसे हम होम थिएटर डिज़ाइन करते हैं। तो मेरे बॉस ने मुझे ऑफ़र दिया कि यार हम ना तेरे को छोड़ने ऐसे जाने नहीं देंगे, तो तुम क्या कर सकते हो, ये कुछ स्कीम बनाओ। मैं कहा लेट्स डू वन थिंग, मैं आपसे 1 रुपया भी सैलरी नहीं लूँगा, कंपनी लॉस में इट इज़ ओके, मैं अपना बिज़नेस करता हूँ और आप ही का सामान बेचूंगा और किसी का डील नहीं करूँगी, हम लोग आप ही का सामान बेचेंगे एंड 10% ऑफ दी टोटल सेल्स मैं आपसे चार्ज करूँगा। और वो सेठ हमारा मारवाड़ी था, उसने कैलकुलेशंस बिठाई कि ये तो सैलरी से 4-5 गुना ज़्यादा ले जाएगा, सेल्स में अच्छी कर रहा था। हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन गया, सब कुछ हो गया, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर जब मैं बड़ा सज धज के गया ना कि अब तो मैं जॉब तो छोड़ दी, अब तो मैं सेटअप कर रहा हूँ अपना, कुछ स्टार्टअप कर रहा हूँ, तो उसने कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया कि मैं तो नहीं करूँगा, मैं सैलरी दे दूँगा तेरे को। अच्छा। तो मैंने कहा नहीं यार, अब मैंने मूड बना लिया कि अब मैं जॉब नहीं करूँगा। तो मुझे लगा कि ठीक है, मैं अपनी इस इंडस्ट्री में ना 10 साल से पिछले काम कर रहा था उस टाइम पे, व्हेन आई स्टार्टेड माय ओन कंपनी। मुझे लगा कि नौकरी तो मुझे फिर मिल जानी है, तो रिस्क लेके देखते हैं, बिना रिस्क के ना नाम बनता है ना काम बनता है। तो मैंने कहा ठीक है अपना सेटअप करते हैं, देखी जाएगी, नहीं चलेगी कंपनी तो बंद कर देंगे, नौकरी फिर पकड़ लेंगे। तो देन आई स्टार्टेड माय ओन कंपनी। मेरे जो पुराने क्लाइंट्स थे मैंने उनको अप्रोच किया, उनको कनेक्ट किया कि सर मैं अपना सेटअप करूँ, आई नीड योर सपोर्ट। और शुरू के 4 महीने मेरे बहुत गंदे गए, जिसमें एक टाइम ऐसा आ गया था कि जब मैंने अपनी पहली डील क्रैक की थी, मैंने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट किए थे कि आप ये एज अ सिक्योरिटी आप रख लो, कि क्योंकि मेरे पास ऑफिस नहीं था, मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं था, मेरे पास सिर्फ एक लैपटॉप था जो कि EMI पे चल रहा था, और उसके अलावा कुछ भी नहीं था। मैंने कस्टमर का ऑर्डर क्लोज किया, चेक लिया उनसे एडवांस का, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं एक करंट अकाउंट खोल लूँ जिसमें वो चेक डालूँ। चेक तो मेरे हाथ में आ गया, लेकिन करंट अकाउंट के लिए 25,000 रुपीज़ आपको देने थे उस टाइम पे। तो मैंने किसी से 25,000 बोरो किए उस टाइम पे कि यार तू मेरे को 25,000 दे दे, मुझे मेरे पास चेक है, मेरे पास 5 लाख का चेक है, मैं ही डाल करके क्लियर करती तेरे को वापस कर दूंगा मैं। तो वो बंदा जानता था ठीक है यार क्या फ़र्क पड़ता है, ले। तो मैंने उससे चेक लिया और चेक डाला और उसको क्लोज़ किया। तो वहाँ से मेरे को फिर मज़ा आने लगा कि यार ये तो काम अच्छा है, क्योंकि पहले मैं किसी और के लिए काम करता था, और काम आप कर रहे हो, मेहनत आप कर रहे हो, लेकिन मज़े कोई और लूट रहा है। तो मुझे लगा क्यों ना मैं खुद ही काम करके, खुद ही मेहनत करके, खुद ही मज़े लूटूँ मैं। सही बात है। तो वहाँ से मैंने फिर अपना सेटअप किया। जो आपने स्टार्ट किया था वो इस ऑटोमेशन कंपनी से ही किया था? ऑटोमेशन से। इनिशियली आई स्टार्टेड विद होम थिएटर सिस्टम्स अच्छा एंड ऑडियो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्रो था उसमें, थिएटर डिज़ाइनिंग में और म्यूज़िक डिज़ाइनिंग में, स्पीकर्स में। फिर लेटर ऑन आई एडेड होम ऑटोमेशन ऑल्सो, बिकॉज जब मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की थी तो होम ऑटोमेशन एक सिर्फ निश मार्केट के लिए था, कि जो टॉप मोस्ट सेगमेंट है लोगों का, जो पीपल हु ट्रैवल इन बेंटलीज, रोल्स रॉयस ना, उनके लिए ऑटोमेशन थी। एक मिडिल क्लास फैमिली को या एक अपर मिडिल क्लास फैमिली को, उन लोगों को पता भी नहीं होता था कि होम ऑटोमेशन बोलते किसको है। ठीक है, ये मैं बात करूँ आज से 8-10 साल पहले की, इनफैक्ट और ज़्यादा। तो वो एक चीज़ थी कि लगा कि ऑटोमेशन अभी नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे मार्केट बदली, टेक्नोलॉजी बदली, चीज़ें कॉमन होने लगी, हमें लगा नहीं यार ये अच्छी चीज़ है, हमें ऐड करनी चाहिए। तो देन वी स्टार्टेड ऑटोमेशन ऑल्सो। तो टेक्नोलॉजी का हाथ तो आपने बहुत पहले पकड़ लिया, जब इंडिया के अंदर लोग सिर्फ समझ रहे थे हाँ जी कि अच्छा ठीक है, अब जैसे अभी आपने बोला कि रोल्स रॉयस या बेंटले में घूमने वाले लोग जो ऑटोमेशन कराना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक है। एक देखिए, एक प्रोडक्ट होता है मासेस के लिए, एक होता है क्लासेस के लिए। बिल्कुल ठीक है, मासेस के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है कुछ बेचने के लिए, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन क्लासेस के लिए आपको स्ट्रगल तो करना है, लेकिन आप उसको बेच रहे हो जिसके पास ऑलरेडी पैसा है, जो उस टेक्नोलॉजी को आपसे शायद बेहतर जानता हो। तो मासेस ढूंढते हैं क्वांटिटी और क्लासेस ढूंढते हैं क्वालिटी। बिल्कुल तो आप डील कर रहे थे क्वालिटी में। आपकी कंपनी का नाम क्या है? कॉम्फी होम सॉल्यूशंस। कॉम्फी होम सॉल्यूशंस, ओके। और क्या क्या सर्विसेज देती है आपकी कंपनी? बेसिकली होम, लाइक वी डील इन स्मार्ट होम्स। सो अभी वी डू सर्विलेंस सिस्टम, क्योंकि अब सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है घर की। देन वी डू नेटवर्किंग, क्योंकि आज के टाइम में हमारा ये हो गया है कि घर में AC नहीं चले तो चलता है, लेकिन इंटरनेट डाउन नहीं होना चाहिए, हम इतना डिपेंड हो गए इंटरनेट के ऊपर अभी। देन वी डू होम ऑटोमेशन, होम थिएटर सिस्टम्स, एंड वी डू मल्टी रूम ऑडियो। मल्टी रूम ऑडियो, तो एग्जैक्टली इसका क्या मतलब? मल्टी रूम ऑडियो का मतलब होता है, जैसे अगर आप हम बात करें, मैं एग्जांपल आपको कमर्शियल साइट का देता हूँ। किसी भी 5 स्टार में आप विजिट करते हो, आप देखोगे स्टार्टेड
स्टार्टिंग फ्रॉम द पार्किंग एरिया एक बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होता है। आप रिसेप्शन पे जाएंगे, सेम म्यूजिक चल रहा है। वॉशरूम जाओ, सेम है। डाइनिंग एरिया, कहीं भी आप पूरे होटल में घूम रहे हो, सेम म्यूजिक आपका चलता है। तो वहाँ से ये टेक्नोलॉजी पिक करी है कंपनीज ने, जो कि घरों में लेके आए हैं हम लोग। कि जैसे किसी का विला है, 4 फ्लोर्स हैं अलग अलग, एंड दे हैव अ पार्टी एट होम। तो अब क्या होता है, जैसे बेसमेंट में मान लो ड्रिंक्स चल रही हैं, फर्स्ट फ्लोर पे फैमिली बैठी है, गॉसिप कर रहे हैं, तो उसमें मल्टी रूम ऑडियो का मतलब होता है कि डिफरेंट म्यूजिक इन डिफरेंट जोन्स। आपके पास ऑप्शन होता है ऐप के थ्रू कि अलग अलग एरिया में अलग अलग म्यूजिक आप चला रहे हैं। अच्छा, ये ऐप के थ्रू ऐप के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं कि किस फ्लोर पे मुझे क्या म्यूजिक चलाना है, या किस रूम के अंदर मुझे क्या म्यूजिक चलाना है, किस वॉल्यूम पे चलाना है। या फिर वी हैव अ पार्टी एट होम, शादी भी है, जैसे कोई विला में करना आपने, तो उसमें आप ये कर सकते हो कि पूरी बिल्डिंग में कॉमन म्यूजिक बज रहा है आपका। पार्किंग से स्टार्ट हो गया, आप ग्राउंड फ्लोर पे जाएं, फर्स्ट फ्लोर पे जाएं, बेडरूम्स में जाएं, एक थ्रू आउट पूरे घर के अंदर एक कॉमन म्यूजिक आपका प्ले हो रहा है। तो जनरली अगर आप देखोगे म्यूज़िक, म्यूज़िक से बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होती हैं। कईयों के लिए एंजाइटी ट्रीट करता है, कईयों के लिए स्ट्रेस दूर करने के लिए लोग म्यूज़िक सुनते हैं। कई लोग होते हैं कि जो घर का एक ऑरा चेंज करने के लिए म्यूज़िक चलाते हैं। बेशक, अभी आप ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि हमारे कस्टमर के फीडबैक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मैं आपको पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा सुनता हूँ हनुमान चालीसा। बिल्कुल जी। मतलब मैं अगर अपने घर पे हूँ तो अगर मैंने म्यूज़िक चलाया, पहली चीज़ होगी हनुमान चालीसा। मैं जब गाड़ी चलाता हूँ, पहली चीज़ है हनुमान चालीसा। और ये मैं बहुत ज़्यादा फील करता हूँ कि जब मैं अपने घर पे, तो मेरे घर में एक रूम है जो डेडिकेटेड है सिर्फ काम करने के लिए। ओके। तो वहाँ पे एक 6 फुट का एक डेस्क लगा हुआ है, जैसे ऑफिस में डेस्क होते हैं, ऐसे डेस्क है। एक छोटा सा सोफ़ा सेट है, और हम उसको सिर्फ काम करने के लिए डेडिकेटेड यूज़ करते हैं। किसी को बुक पढ़नी है तो आप वहाँ बैठ के बुक पढ़ सकते हो, किसी का काम करने का मन है, डेडिकेटेड एरिया। सो मेरा बहुत बार मन होता है कि यार अगर मैं यहाँ पे हनुमान चालीसा चला रहा हूँ और दूसरे रूम में अगर मेरी वाइफ और मेरी बेबी हैं तो उनको भी सुनाई दे, वो भी है ना। अब यहाँ से धीरे धीरे आवाज़ जा रही है। कई बार क्या होता है, मेरी बेबी कहती है सुनो, गेट खोलो, क्योंकि मुझको भी सुननी है। मेरी वाइफ भी आकर बैठ जाती है। ये जो आपका सोल्यूशन है ना, देखिए हर इंसान अपने नज़रिए से चीज़ों को देखता है। बिल्कुल सही बात। मैं उस तरह से सोच रहा हूँ कि कितना अच्छा हो कि मैंने यहाँ पे हनुमान चालीसा चलाई, मेरे फादर और मेरी जो मदर है उनको भी, वो भी सुन पाए उनको भी। क्योंकि ओल्ड एज में क्या होता है, एक प्रॉब्लम होती है कि अच्छा यार अब हमको चलानी पड़ेगी। और ऑन द अदर हैंड सिर्फ इतना है कि अच्छा सुनो, तुम चलाओगे, ज़रा हमारा कनेक्ट कर देना, हमारा भी चल जाएगा। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है और लोगों को इसके बारे में पता चलना चाहिए। बहुत नई चीज़ होती है कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं जिनके घर पे हमने सिस्टम लगाया है, अब सुबह क्या होता है कि दे हैव अ टाइमर बेस्ड सिस्टम ना, कि 8 बजते ही सुबह 8 से 10 मान लीजिए कि आप बंदा सुबह 8 बजे उठा है, 7 बजे उठा, 1 घंटा उसने योगा किया, ब्रेकफास्ट किया, 10 बजे तक वो अपना रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल गया। तो वो जो 2-3 घंटे हैं ना, उसमें क्या है, एक पूरे घर में चाहे गायत्री मंत्र या एक रिलीजियस ट्रैक अगर आप सुन रहे हो मॉर्निंग में, तो पूरा दिन आपकी ना वाइब्स अच्छी रहती हैं, आपका एक और अच्छा रहता है और आप चार्ज होकर घर से निकलते हैं। पता है क्या होता है, म्यूजिक ना लोगों को लगता है कि सिर्फ म्यूजिक है, नहीं ऐसा नहीं है। म्यूजिक इट मेक लॉट्स ऑफ चेंजेस इन योर लाइफ। जैसे आप बात करो, आप डिस्क में जाते हो, म्यूजिक होता है, आप मजबूर हो जाते डांस करने को, राइट। शादी में ढोल बजता है, वो भी म्यूजिक है, ठीक है, आप मजबूर हो जाते डांस करने को। आप कभी कैंपिंग, जैसे आप बाइकर हो, आप कैंपिंग करते हो, कभी ऐसा हुआ होगा किसी जंगल के आसपास कैंपिंग कर रहे हो, 4 बजे चिड़िया की आवाज़ से आप उठ रहे हो, वो चिड़िया की आवाज़ भी एक म्यूज़िक है अपने आप में, इट्स साउंड, राइट। तो वो कहीं ना आपकी बॉडी में चेंजेस लेके आती है, आपको मेंटली और फिजिकली भी आपके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं जिससे कि आपकी बॉडी मजबूर हो जाती है रिएक्ट करने को। तो वही हम लोग कस्टमर को बोलते हैं कि आप मल्टी रूम ऑडियो लगाइए, कॉमन एरिया में म्यूज़िक बजाइए पूरे घर में सुबह और शाम को, ठीक है। और उससे कस्टमर के फीडबैक्स आएंगे कि यार हमने एक्चुअली चेंज देखा है कि पुराने घर में नहीं था, अभी घर में है, जिसमें कि सुबह हम म्यूज़िक चला देते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, पूरा दिन बढ़िया जाता है। शाम को हम घर पहुंचते हैं तो हल्का सा कुछ लोगों को आदत है इंस्ट्रूमेंटल सुनने की शाम को, कुछ लोग जगजीत सिंह चला लेते हैं, कुछ लोग कुछ आरती चला लेते हैं 2 घंटे के लिए। तो पूरे घर की वाइब्स पॉजिटिव रहती हैं। बिल्कुल। और वो एट द एंड अगर वाइब्स पॉजिटिव है तो आपकी वो प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में भी चेंजेस आपको दिखेंगे। अब कहने को इट इज़ जैसा टेक्नोलॉजी, इट इज़ जैसा स्पीकर म्यूजिक प्ले कर रहा है, लेकिन आप एंड रिजल्ट देखो ठीक तो आपको मिलता है। जितना मैंने अभी तक बहुत लोगों की बुक्स मैंने पढ़ी हैं, बेस्ट सेलिंग बुक्स मैंने पढ़ी हैं, बहुत सारे आजकल मोटिवेशन स्पीकर्स हैं, हर कोई बात करता है माइंडसेट की। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कई बार अगर आप देखेंगे तो आजकल सोशल मीडिया बहुत चलता है कि एक कैट है
वो मिरर में देख रही है और वो उसको शेर दिख रहा है। बिल्कुल। तो जो तुम समझ रहे हो वही तुम हो, वही तुम हो। जो बिलीफ सिस्टम है तुम्हारा। सही बात है। म्यूजिक आपको, आप जो वो बिलीफ सिस्टम है ना, वो उसे इंटैक्ट रखता है। आप सुबह उठिए, चाहे आप भजन सुनिए, चाहे आपको लगता है कि ठीक है मैं म्यूजिशियन हूँ, मैं म्यूजिक सुनूंगा, मैं उस म्यूजिक उस जोन में रहूंगा कि मैं चिल रहूंगा, है ना, प्रोडक्टिव रहूंगा लाइफ को, और पॉजिटिव रहूंगा, नेगेटिविटी नहीं आएगी। ट्रू। बहुत सही, बहुत अच्छे। आप बहुत अच्छे टेक्नोलॉजी बिजनेस में हैं, जहाँ पे आप एक्चुअली, जहाँ पे आप वो कर रहे हैं जो आपको तो सुकून देते हैं, साथ साथ आपके कस्टमर्स को देते हैं। ऑल द बेस्ट टू यू। सो अच्छा, मुझे बताइए ईशान भाई कि एक आपका बिजनेस है ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी का। बिल्कुल जी। अभी आपने एक नया वेंचर स्टार्ट किया है जो ट्रैवल से रिलेटेड है। हाँ जी। और साथ में आप एक बाइकर ग्रुप भी चलाते हैं, जिसमें 1000+ बाइकर्स, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। हाँ जी। किसी के भी लिए नॉन प्रॉफिट चलाना, बिल्कुल। कैसे मैनेज करते हैं सब? कोई टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है आपके पास? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जनरली होता क्या है कि जब राइड्स की बात करें हम लोग ना पहले से अपनी इवेंट प्लान करके रखते हैं कि इस टाइम पे मुझे वहाँ जाना है। जैसे अभी लद्दाख का, से हर जगह का एक सीज़न होता है। ठीक है, लद्दाख का सीज़न चालू हो गया मई से लेके सितंबर तक में। सितंबर के बाद में आपका राजस्थान का सीज़न चालू हो जाता है। तो हम लोग ना प्री प्लान करके चलते हैं कि यार ये लॉन्ग वीकेंड आ रही है, इस टाइम पे मुझे यहाँ घूमने जाना है, या मुझे यहाँ पे राइड करनी है, या मुझे वहाँ पे ट्रैवल करके लेके जाना है लोगों को। उस हिसाब से काम भी एडजस्ट हो जाता है हमारा। क्योंकि अभी हमारा जो करंट बिजनेस है उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि जहाँ पे वो टाइम डिमांडिंग वाला बिजनेस हो, कि जहाँ पे आपकी प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। तो ये होता है इनिशियली आपने डील क्लोज करी, उसके बाद यू हैव इनफ टाइम वेयर यू कैन डू योर ऑल अदर एक्टिविटीज़। आपको ट्रैवल करना है, आपको घूमना है, आपको फिरना है, और 90% काम हमारे ऐसे जो फ़ोन पे हो जाते हैं, तो फिजिकल प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर मैं ट्रैवल भी कर रहा हूँ तो माई हेलमेट हैज़ दिस ब्लूटूथ इंटरकॉम, ठीक है, उसमें वॉइस आइसोलेशन का फीचर है, जिसमें कि मैं बाइक राइड कर रहा हूँ 120 पे और मैं बात कर रहा हूँ अपने क्लाइंट से, तो उसको ये लगता है कि मैं किसी ऑफिस में बैठा हूँ, उसको पीछे का विंड नॉइज़ नहीं आती, बाकी चीज़ें नहीं आती। तो वी कैन मैनेज इन दैट वे कि ठीक है फ़ोन पे हम कनेक्टेड हैं। तो आजकल मोबाइल नेटवर्क इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आप कनेक्टेड होते हो, तो कुछ काम अटकता भी है तो फ़ोन पे वो सॉल्व हो जाता है। बाकी मेरी टीम है यहाँ पे जो संभालती है पीछे। आपके क्या लेसन्स हैं, क्या लर्निंग्स हैं बाइकर ग्रुप और टेक्नोलॉजी कंपनी, और अब जो आप नया वेंचर है, क्या लर्निंग्स हैं लाइफ की जो आपको मिली हैं अब तक? देखो हमारा क्या होता है कि हमारा क्या होता है, जैसे जिस तरीके से आपने बताया कि हमें ना 2 अलग अलग लेवल के लोगों को मैनेज करना है यहाँ पे, ठीक है। और पहले हम रेड की बात करते हैं। जब हम बाइकिंग ग्रुप की बात करते हैं, बाइकिंग ग्रुप में हमारे पास यंगेस्ट जो राइडर है वो है 18 साल का, जिसका अभी शायद 1 महीना पहले लाइसेंस बना हुआ, ठीक है। और वहाँ से लेके 60-65 साल तक के लोग हमारे पास हैं जो राइड करते हैं आज भी। आपके ग्रुप में एक कर्नल है? बिल्कुल, वो भी हैं। आपके ग्रुप में एक कर्नल हैं जो पहले आर्मी को सर्व किया उन्होंने, अब एक प्राइवेट कंपनी में वो जीएम रह चुके हैं। बिल्कुल सही बात है। सो मैं आपको बस वो कवर कर रहा हूँ कि 18 साल से 65 साल तक के जो लोग होता क्या है पता है इसमें आपको, कि जब आप एक 18 साल के बच्चे से बात करते हो ना, एक ऐसा बच्चा है जो पॉकेट मनी पे सर्वाइव कर रहा है, ठीक है, राइड के लिए पैसे भी वो पापा से लेके आया होगा कि मुझे पैसे दे दो, मुझे राइड पे जाना है। हमारे पास ऐसे लोग भी हैं जिनकी शायद मंथली सैलरीज अराउंड मोर देन 10 लाख रुपी, मंथली की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट एनुअली। तो इसके बीच में अगर हम बात करें कि हर माइंडसेट का बंदा हमें टैकल करना पड़ता है। रेड की अगर हम बात करें, और रेड में अगर आप देखोगे ऐसा बंदा भी है जो नौकरी कर रहा है जिसकी तनख्वाह 20,000-30,000 रुपये महीने की है। और अगर हम बात करें अपनी टेक कंपनी की, जो ऑटोमेशन कंपनी है मेरी, उसमें मैं उन लोगों से डील करता हूँ जो किसी कंपनी के CEO हैं, या किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, या टॉप मैनेजमेंट में नौकरी कर रहे हैं, या अपना सेटअप है। तो एक जो क्लाइंट है वो बिल्कुल टॉप है एकदम, और एक है जो बिल्कुल नीचे है। तो इसके बीच के जितने भी लोग आते हैं उन सबको हमें मैनेज करना पड़ता है रेड में, क्योंकि जो ये करंट बिजनेस है उसमें तो अभी टॉप सारे मिल रहे हैं, क्योंकि दीज आर दी ओनली पीपल हु कैन अफोर्ड सच गैजेट्स, ठीक है। आज भी मैं कहता हूँ ये जो टेक्नोलॉजी, ठीक है, धीरे धीरे अफोर्डेबल होती जा रही है, लेकिन स्टिल थोड़ा सा टाइम और लगेगा अभी कि एक मिडिल क्लास फैमिली के अफोर्डेबिलिटी में ये चीज़ें आएँ।
तो हमें वो चीज़ मैनेज करनी होती है, जहाँ पे हम एक तरफ तो ऐसे बंदे को मैनेज कर रहे हैं जो खुद शायद 5000 लोगों को मैनेज करता है, किसी कंपनी का मालिक है। जैसे मैं बात करूँ, हीरो ग्रुप के ओनर हैं, वो हमारे क्लाइंट है, ठीक है। काफ़ी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को हमने डील किया है, काफ़ी डिप्लोमेट्स को हमने डील किया है पास में, जिनके रेजन्स हमने डिज़ाइन किए हैं। उसके अलावा बहुत सी ऐसी बड़ी कंपनीज हैं जो आपने टीवी में देखी हैं, उनके ऑनर के रेजन्स हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो एक ऐसे बंदे को आप जाके मिलते हो जो कि ऑलरेडी 5 से 10 हज़ार लोगों की टीम को मैनेज करता है, और मज़ा तब आता है जब वो आपके सामने आके ब्लैंक होकर बैठ जाता है कि अब तू मुझे सिखा कि मुझे क्या करना है, और वो सुनता भी है। जब आप उसको ट्रेन करते हो कि सर ये नहीं, ये आपको करना चाहिए, तो वो आपकी बात मानता है, क्योंकि भले ही वो 10 हज़ार लोगों को मैनेज कर रहा है वहाँ पे, लेकिन जिस फील्ड में आप हो उसमें वो ज़ीरो है। करेक्ट। तो आपको उसको, और हमारी क्या है सेल्स टेक्निक हमारी ये कि हम वी नॉट जस्ट सेल द प्रोडक्ट, हम कस्टमर को ट्रेन भी करते हैं कि आपने ये प्रोडक्ट लिया, ले कोई भी सकता है, लेकिन आपको उसका रीज़न भी पता होना चाहिए, आप ये क्यों खरीद रहे हो। आप एक्स नहीं ले रहे हो, वाई ले रहे हो, वाई में ऐसा क्या है जो आपने खरीदा, उसको आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, आपको चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। और रेडी में हम इतने सालों से कर रहे थे मैनेजमेंट ऑफ पीपल, तो वो बिजनेस में भी कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है। सो कुछ ऐसी लर्निंग्स, कुछ ऐसे 4 या 5 आपका अगर टेक अवेज हो कि भाई ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ? देखो, मेरे को लगता है अगर आप किसी भी कंपनी को चला रहे हो, और आप अगर किसी भी फील्ड में, वैसे बट सेल्स वालों के लिए खास तौर पे मैं बोलना चाहूँगा, आपकी जो ज़बान है ना, यही सब कुछ है, ठीक है। आज के टाइम में क्या होता है कि जब भी आप किसी कस्टमर को डील करते हो ना, चाहे वो 10,000 रुपये कमाता हो, चाहे वो 10 करोड़ रुपये महीना कमाता हो, ईगो अपनी घर छोड़ के जाओ। मैं राइड में भी लोगों को ये बोलता हूँ कि अपनी ईगो घर छोड़ के जाओ। ये बिजनेस में भी होता है, जब आप क्लाइंट के घर जाते हो आपको अपनी ईगो घर छोड़ के जानी है। तो जी सर, एक टेक अवे है कि लीव योर ईगो एट होम। वो बहुत ज़रूरी है। कस्टमर से हमेशा स्वीट होके रहो, और राइडर्स के साथ भी स्वीट होके रहो। अच्छा। आप पोलाइटली बात करोगे, आप प्यार से बात करोगे, आपके 10 काम बन जाएंगे। आपने एक बार गुस्से में बात करी, आपके 10 काम बिगड़ जाएंगे। अब आपको क्या करना है वो आपके ऊपर है। ये बाइकिंग में भी वैलिड है, क्योंकि जब हम बाइक पे निकलते हैं ना, 1000 चीज़ें होती हैं, 1000 डिफ़िकल्टीज आती हैं, 1000 चैलेंजेस आते हैं। तो जब हमारी टीम मिलके मैनेज करती है ना उन सब चैलेंजेस को, वी आर नॉट पेइंग देम, है ना, हम सैलरी तो दे नहीं रहे उन लोगों को ये सब करने की। पैशन तो वो कहेंगे तेरा है ना भाई, हमें क्यों घसीट रहा है बीच में। जब टेल पे कोई बंदा जाता है, मार्शलिंग पे जाता है, तो वो सब वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं उनसे बहुत पोलाइटली बात करता हूँ कि यार हमें टेल की ज़रूरत है, तो कर लेगा क्या। तो वो वहीं पिघल जाता है कि ठीक है भैया मैं कर लूँगा। और मैं उसको जाके बोलूँ अरे यार जा, तो पीछे जाके खड़ा हो जा ना। तो क्या, क्यों खड़ा हो भाई, पैसे दे रहा है मेरे को। सही बात है। राइट। सेम विद द कस्टमर्स, कोई प्रॉब्लम है, कोई चैलेंज है, कहीं लग रहा है कि आपने लिमिट से ज़्यादा ऑर्डर उठाने के लिए नेगोशिएट कर लिया है। कितनी बार ऐसा होता है कस्टमर, सर इसमें कुछ बच नहीं रहा, प्लीज़ आप देख लो ना कुछ। वो आपको एक्स अमाउंट अपने आप ऐड ऑन कर देते कि ठीक है यार, समझते हैं हम लोग भी। तो पोलाइटली बात करो, और ज़बान के हमेशा मीठे रहो। भले दिमाग में आपके कुछ भी चल रहा हो, बट जब भी मुंह खोलो ना तो मीठे होके रहोगे ना आप। कस्टमर को वही चाहिए आज के टाइम में, और नॉट जस्ट कस्टमर, कोई भी बंदा हो ना। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मुझे गाड़ी खरीदनी थी। मैं एक शोरूम पे गया था, मुझे अच्छे डिस्काउंट्स ऑफर हो रहे थे, लेकिन वो बंदा बदतमीज़ था, थोड़ा रूड था, कॉल नहीं उठाने, रिस्पॉन्स नहीं देना। मैं दूसरी जगह गया, उसने मेरे को इतने पोलाइटली, इतने प्यार से उसने मेरे को टैकल किया। मैंने एक्चुअली अपनी गाड़ी पे 50,000 रुपये फालतू दिए, और मैं गाड़ी दूसरी जगह से ली। तो कि नहीं यार, मैंने कहा मैं कहा मर जाऊँगा लेकिन तेरे से गाड़ी नहीं खरीदूँगा, जो बदतमीज़ बंदा था। तो ये एक लर्निंग है कि ये मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे साथ भी होता है। जैसे हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो पॉडकास्ट इसलिए कर रहे हैं, हम पॉडकास्ट करते हैं एज अ कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल, ताकि जो यंगर जनरेशन है उनको कुछ बेनिफिट हो। ठीक है। अगर आप जेन्युइनली, मैं आपको बताता हूँ, ये पॉडकास्ट वही लोग देखते हैं जो एक्चुअली लाइफ में कुछ सर्च कर रहे हैं, कुछ बनना चाहते हैं, जिन्हें लाइफ में एक्चुअली कुछ खुद से करना है, स्क्रैच से करना है। वो उन लोगों को वैल्यू देते हैं जिन लोगों ने स्क्रैच से हार्डवर्क किया। अच्छा, अभी जो राइडर्स अभी आ रहे हैं, मैं आपके और ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, 2 क्वेश्चन और बस। हाँ, जो बाइकर्स अभी आ रहे हैं, एस्पायरिंग बाइकर्स, अभी 18 साल के हैं, 16-17 साल के हैं, बुलेट लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, बाइकर्स हैं, क्या एडवाइस है उनके लिए? मेरा मानना ये है कि देखो, सबसे पहले ना आपको, ठीक है, शौक पूरे करो अपने, ठीक है। लाइफ का कुछ नहीं पता, कोविड के बाद तो खास तौर पे बिल्कुल नहीं पता। तो मेरा मानना है कि शौक अपने पूरे करो, लेकिन आपके पास एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी ज़रूरी है।
और हर चीज़ का बैलेंस होना लाइफ में ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने शौक पूरे करने के लिए अपना बिजनेस को किल कर दूं या मैं अपनी जॉब को सेक्रीफाइस कर दूं जस्ट बिकॉज मुझे लद्दाख जाना है इस ग्रुप के साथ। तो कीप अ बैलेंस, अपनी वर्क लाइफ भी मैनेज करो, क्योंकि एट दी एंड आपकी फ्यूचर में वही काम आने वाली है। और अपने शौक भी पूरे करो, ये नहीं कि सिर्फ पैसे के पीछे भागते रहे। और एक टाइम पे ऐसा आया कि पैसा बहुत कमा लिया, लेकिन फिर लगता है यार अगर जवानी में बाइक चला ली होती तो मज़ा आता। अब मैं हूँ, अगर मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे ये पता है कि जब मैं 50-60 साल का हो जाऊँगा ना, तो मेरे पास 1000 स्टोरीज है सुनाने के लिए कि मैंने अपनी लाइफ में ये किया है। तो एक ना अचीवमेंट है मेरे लिए ये सब कि मैंने यार ये किया है। मैंने एक राइडिंग ग्रुप स्टार्ट किया था जिसमें मैं 10, 20, 30 बाइकों से स्टार्ट किया मैंने, और मैं उसको 1000 तक लेके गया। मैंने 10 साल एक राइडिंग ग्रुप चलाया। हमें बहुत प्राउड फील होता है जब हम बात करते हैं कि अभी आपको एक छोटा सा बताता हूँ कि इस समय दिल्ली में वी आर दी ओनली डेडिकेटेड रॉयल एनफील्ड बाइकिंग ग्रुप, बाकी सब बंद हो चुके हैं। एक ही था हमारे टक्कर में, मैं नाम नहीं लूँगा, वो भी अब मिक्स हो गया बिकॉज दे वांट टू मेक इट कमर्शियल नाउ। उन्होंने मिक्स कर दिया, लेकिन अभी हम लोग टिके हुए उस पर। और हमारा सिंपल ये मानना है कि दीज बाइकर्स आर नॉट माई कस्टमर्स। हमारा आज भी, सुनने में आपको थोड़ा रूड लगेगा शायद, लेकिन हम जब भी आज भी इवेंट बनाते हैं, आप भी हमारे ग्रुप के पार्ट हो, हमारा जो सबसे पुराना मेंबर है ना, हम उसको भी कॉल करके ये नहीं बोलते कि भाई इवेंट बना तुम्हें आना है। नहीं, इवेंट हमने बना दिया, हम जा रहे हैं, आपको आना है, इट इज़ योर ओन फैमिली, कम एंड जॉइन अस। और मैं कभी ये लाइन नहीं बोलता हूँ कि ये मेरा ग्रुप है, मैं कहता हूँ ये हमारा ग्रुप है। यू टेक दी ओनरशिप। ठीक है, आप आते हो, आप हमेशा ये बोलो कि ये मेरा ग्रुप है। जो भी बंदा है, चाहे 1000 लोग हैं तो 1000 के 1000 बोले कि ये मेरा ग्रुप है, तभी आपको वो कनेक्ट मिलेगा। आप सोचोगे नहीं यार ईशान बाबा का ग्रुप है, हम तो सिर्फ राइड करने हैं, तो वो चीज़ गलत है। और बीइंग दी एडमिन, ये मेरे ग्रुप से मुझे फीडबैक मिला है कि यू आर सो हम्बल, कि अगर मैं एक रैंडम भीड़ में अपनी ग्रुप की राइड पे अगर मैं भीड़ में खड़ा हो जाऊँ तो आप बता भी नहीं पाओगे कि इस ग्रुप का एडमिन है। मुझे लोगों ने ऐसा फीडबैक दिया, मुझे खुद बहुत दिनों बाद पता चला। हाँ, और इसका एक नुकसान ये हो जाता है कि आए दिन लोग ना राइडर रैंडम बंदों को सोच लेते हैं यार ये भी तो एडमिन है, ये भी तो। मैंने हमको बताया भाई वो नहीं है, मन में तो आती है वो चीज़ कि मैंने 10 साल इस ग्रुप को दिए, तो दूसरे को एडमिन क्यों बोल रहा है, कई बार आ जाती है माइंड में चीज़ें। तो बट ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे प्राउड है, लेकिन मुझे घमंड नहीं है उस चीज़ का कि ये मेरा ग्रुप है, या मैं डिक्टेटरशिप नहीं चलाता हूँ वहाँ पे कि नहीं जो मैं कहूँगा वो करें। नहीं, तो यार मस्ती करने आए, मैं यहाँ पे आता हूँ क्योंकि मुझे अपना स्ट्रेस दूर करना है, मुझे एंजाइटी दूर करनी है, मुझे एक हैप्पी इन्वायरमेंट चाहिए, तभी हम राइड कर रहे हैं। तो अच्छा, ये तो हुआ बाइकर्स के लिए। मुझे जाने से पहले एक एडवाइस, अच्छी सी एडवाइस, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं मेरे जैसे, उनके लिए एक अच्छी सी एडवाइस दीजिए। क्या है वो एक एडवाइस जो एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ को सॉर्ट कर सकती है? जितने भी स्टार्टअप्स हैं आज के टाइम में, आधी जनता ना कंफ्यूज है। मोदी जी ने बोल दिया मेक इन इंडिया, तो बंदों के अंदर ना जोश आ गया और मैं भी बिजनेसमैन। ठीक है, बिजनेस करना आसान नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने बिजनेस किया था, जैसे मैंने आपको अपने बताया कि स्क्रैच से मैंने स्टार्ट किया था, और उसी बिजनेस से मैंने अपने सारे सपने पूरे किए। मतलब जितने भी मेरी ड्रीम्स थे मैं सारे पूरे करता जा रहा हूँ। मेरी एक चेकलिस्ट है जिसमें मैं टिक मारता जा रहा हूँ, यार ये भी हो गया, थोड़े टाइम बाद ये भी हो गया, बट नेक्स्ट। तो आप स्टार्टअप करो, आप अपना बिजनेस सेटअप करो, लेकिन उससे पहले उसका रिसर्च करो। आप देखो कि आप सर्वाइव कर भी पाओगे कि नहीं उस बिज़नेस में, कितना लंबा आपको चलना है, और हार मत मानो। क्योंकि होता क्या है, कई बार आपने एक इमेज देखी होगी इंटरनेट पे, बीच में काफ़ी वायरल हुई थी कि 2 टनल्स होती हैं, वो बंदा उसको खोद रहा होता है। हाँ। और एक होता है कि वो बिल्कुल डायमंड्स के जस्ट एक और हिट करता है तो डायमंड मिल जाते हैं उसको, और एक बेचारा लगा रहता है तो उसको डायमंड्स मिल जाते हैं। परसिस्टेंसी की आपका हार्डवर्क और आपका जो आप कंटिन्यू आप कर रहे हो, जो हार्डवर्क आपके हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज के टाइम में मैं बोलूँ, मेरे को इस बिज़नेस की स्किल्स है मेरे अंदर, और दूसरा बंदा कंटिन्यू एफर्ट डाल रहा है ना, तो कहीं ना कहीं स्किल्स धरी रह जाती है और एफर्ट वाला जीत जाता है, क्योंकि वो हार नहीं मान रहा है। वो कहता है यार, वो डायलॉग था ना नवाजुद्दीन सिद्दीकी कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाली कहानी। तो उसको पकड़ के अगर हम काम करें तो किसी भी फील्ड में आप सक्सेस पा सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। हर फील्ड में हर बंदा काम कर रहा है, भगवान ने 2 हाथ 2 पैर सबको दिए, बट वही है कि आपके एफर्ट्स जो है ना, वो दैट मेक्स रियल डिफरेंस। तो वो एक मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, और फोकस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि स्टार्टअप के नाम पे, जैसे अभी आपने देखा होगा, जैसे MBA चाय वाला आया था अभी। हाँ। अब जैसे ही वो आया, अब मैं देखता हूँ हर नुक्कड़ पे BBA, सरिये वाला, ये पत्ती वाला, ये चाय वाला, ये समोसे वाला, सब लोगों ने अपनी डिग्रीज लगा के काम शुरू कर दी। तो क्या हो रहा है, आप अपना दिमाग तो लगा नहीं रहे हो।
जस्ट बिकॉज वो MB चाय वाला फेमस हो गया तो अब मैं भी बीटेक समोसे वाला बन गया, एग्जाम्पल। नहीं, सही बात है। तो वो चीज़ हो रही है। तो आपका अपना दिमाग कहाँ है? MB चाय वाला इसलिए बना क्योंकि वो यूनिक हो गया, आपका डिफरेंशिएटर भी नहीं है, आप फॉलो कर रहे हो बस। सही बात। ये कोई ट्रेंड तो नहीं है ना, ये तो बिजनेस है और आपकी लाइफ मेक और ब्रेक वाला डिसीजन है कि आप या तो कर जाओगे या फिर टूट जाओगे। करेक्ट। और इतना टाइम वेस्ट मत करो स्टार्टअप्स में कि भाई पता लगे कि अब 10 साल तक आप टाइम ही वेस्ट करते रहेगा और बाद में धरे रहेगा कि यार अब क्या करें लाइफ के साथ। तो आज के टाइम में आप देखोगे यंग सुसाइड्स वगैरह जो हो रही हैं, स्ट्रेस लोग नहीं झेल पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग ना अपना दिमाग ना लगा के ट्रेंड को फॉलो करना शुरू कर देते हैं कि उनको समझना चाहिए इंस्टा रील नहीं है, ये लाइफ है। तो सीरियस होकर इसमें फोकस होकर काम करो। ये इंस्टा रील नहीं है जिसको आप एक बार डिस्कार्ड कर दोगे दोबारा बना बस दोबारा बना लोगे। ये चीज़ है कि आपने एक बार जुड़ गए, क्योंकि जब मैंने अपना बिजनेस बनाया था मेरे माइंड में कई बार बीच में आया कि यार कुछ अलग करते हैं, तो बट मैंने सोचा यार अलग करने से क्या होगा, ये काम मैं 10 साल से कर रहा हूँ या 5 साल से कर रहा हूँ और मैं इसको जानता हूँ। और बिजनेस में क्या है, ग्राफ गोज लाइक दिस। अभी एक टाइम पे आपके पास 10 प्रोजेक्ट्स होते हैं हाथ में, यू फील लाइक किंग ऑफ द वर्ल्ड, और 1 महीने बाद आपको लगता है एक भी प्रोजेक्ट नहीं है, डिप्रेशन में आ जाते हो यार अब मैं क्या करूँगा। तो बिजनेस करना ना आसान नहीं है, आपकी एक कॉन्टीन्यूस इनकम नहीं है कि इतना तो आएगा ही आएगा, नहीं। एक टाइम पे हाथ में सोने का लड्डू और एक टाइम पे जो बूंदी का होता है वो भी चला जाता है, आप खाली बैठे हो तो भूखे पेट। तो ये फ्लक्चुएशंस होती है। कोविड में जैसे हम लोगों ने देखा कि 2 साल तक बिजनेस वाले सब रोड पे थे, सबके बिजनेस शट डाउन हो गए, सब बैठे होते घर पे। तो सर्वाइवल इज नॉट ईजी। सही बात है। सो ईशान, तो मैं देता रहूँगा। नहीं अरे देते रहो, मेरे को रोक दिया। हम यहाँ बैठे ही हैं ज्ञान लेने के लिए ताकि ये जो देखो ये इतने साल जो आपने ज्ञान लिया है, हाँ जी हाँ जी, ये कैसे लोगों को पता चले आपने जो गलतियाँ की, बिल्कुल जो आपने औरों से सीखा, अपने मेंटर से सीखा, ये नहीं होना चाहिए कि यंग जनरेशन जिसके लिए हम ये सब कर रहे हैं ना उसको पता ही ना चले, क्योंकि हमने सब कुछ औरों से सीखा है, सब अपने आप कुछ नहीं आया हमारे पास। बिल्कुल, तो हमने औरों से सीखा, हम बस आगे दे रहे हैं। ठीक है, तो ज्ञान यहाँ वेलकम है। अगला वेंचर क्या आने वाला है, जो आपकी ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है, हाँ। उसमें हम नेक्स्ट ऐसा क्या देखने वाले हैं, जो कोई ऐसे कोई नई चीज़ या कोई या क्या आप उसको और नेक्स्ट लेवल लेके जाने वाले हो? देखो अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो ये है कि इनफैक्ट अभी बिगिनिंग स्टेज में ही है ये चीज़ें, कि जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि ऑटोमेशन जो थी वो टॉप क्लास लोगों के लिए थी, एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता था। बट अब क्या है हमारा प्लान कि आगे ऐसे प्रोडक्ट्स आ गए हैं मार्केट में कि एक बंदा जिसकी सैलरी 50,000 रुपये महीना है ना, वो भी एक होम ऑटोमेशन अपने घर में लगवा सकता है। ओके। जो उसका सपना होता है ना कि मैं एलेक्सा को बोलूँ एलेक्सा स्विच ऑन लाइट्स, वो काम हो जाए। तो उसमें क्या है, रेट्रोफिट ऑटोमेशन आ गया, जिसमें क्योंकि अब अपने यहाँ पे अगर आप देखो, अपने यहाँ पे अपार्टमेंट कल्चर आ गया, क्योंकि लैंड अब बची नहीं है, पॉपुलेशन हमारा इतना बढ़ गया, तो अपार्टमेंट कल्चर अपना चल रहा है हर जगह पे। अब अपार्टमेंट जब आप खरीदते हैं तो बिल्डर आपको वायरिंग करके देता है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग। किसी के पास इतना पैसा और टाइम नहीं है कि वो उसको वायरिंग को दोबारा चेंज कराए फॉर दी वायर्ड ऑटोमेशन सिस्टम। तो नाउ हियर कम्स दी रेट्रोफिट। रेट्रोफिट में क्या होता है, आपके नॉर्मल स्विचेस जो लगा के दे रहा है बिल्डर, हम वो स्विचेस हटा देंगे ऊपर से, एज इट इज़ उसी के ऊपर हमारा ऑटोमेशन पैनल आ जाता है, जिसमें कोई रीवायरिंग नहीं करनी है आपको, कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी है, कोई गंदगी नहीं होगी, और 15 मिनट में आपका घर ऑटोमेशन रेडी हो जाता है। तो वो है, और उसकी कॉस्ट भी बहुत कम है, एक रूम 15,000 रुपये में हो जाता है विद 5 ईयर वारंटी। आप फ़ोन भी अगर आप लेते हैं मार्केट में, आप एक एप्पल आईफोन लेते हैं, लाख सवा लाख रुपये का आपने फ़ोन लिया, 5 साल के बाद अगर वो 5,000 का भी बिक जाए, 10,000 का बिक जाए, तो आपको दुख नहीं होता, आपको लगता है मैंने इसको यूज़ कर लिया। और जो ऑटोमेशन है, देखो 5 ईयर तो कंपनी लीगली बाउंड आपको सर्विसेज देगी हमारी, तो हम लीगली बाउंड है, 5 ईयर आपको लिख के देंगे हम कि 5 साल सर्विसेज हैं। 20,000 या 15,000 की चीज़ 5 साल चल गई, उसके बाद अगर फेंकनी भी पड़ जाए, वर्स्ट के सिनेरियो, तो आपको दुखेगा नहीं। सही बात है। और ये प्रोडक्ट आराम से 15 साल चलता है, हमने ट्राई किया है, और इट्स वेरी रिलायबल, यूज़र फ्रेंडली है। और अगर मैं कहता हूँ 5 साल 10 साल बाद अगर आपको चेंज भी करना हो, एज इट इज़ वो पैनल निकालिए, 15,000 रुपये में नया लगाइए, फिर 5 साल हम कवर्ड है वारंटी में। अच्छा, उसके बाद भी तो चलेगा। सही बात है, वारंटी के बाद भी चलेगा प्रोडक्ट। तो ये अफोर्डेबल ऑटोमेशन जो भी नया आ रहा है रेट्रोफिट, ये बहुत ट्रेंडिंग है इस समय, ताकि एक आम आदमी जो एक घर में पुराने रहता है, अब क्योंकि ज़रूरी नहीं कि स्मार्ट होम का मतलब नया घर, स्मार्ट होम का मतलब पुराना घर भी हो सकता है, अब जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रेट्रोफिट ऑटोमेशन एंड दी रेट्रोफिट म्यूजिक सिस्टम। तो बहुत दिलचस्प किस्से हैं आपके पास, बहुत सारी अनकही कहानियाँ हैं। ठीक है, मैं वो सारी सुनना चाहता हूँ, और मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा, दोबारा हमारे पास आने के लिए एक बार हम दोबारा बैठेंगे, और आपकी जो एक्सपीडिशंस हैं, जो बाइक राइड्स हैं, जो आपके बिजनेस के किस्से हैं, जिनसे कि हमारी जो यंगर जनरेशन है वो इंस्पायर हो, मोटिवेट हो, इनको रोल मॉडल्स मिलने चाहिए। बिल्कुल।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये लोग सोचें कि यार अब हमको अगर किसी से सीखना है तो एक फिजिकल मेंटर हमारे सामने आएगा जिसको हम पे करेंगे और तब हमको पता चलेगा कि अच्छा हम अब क्या करें, अब लाइफ में कम हो जाए। बहुत अच्छा लगा ईशान भाई आपसे मिलके, थैंक्स। बहुत अच्छा लगता है और हमेशा मोटिवेट होता हूँ आपसे मिलके। मैं चाहता हूँ मैं नेक्स्ट राइड पे आऊँ, लेकिन हमारा जो स्टार्टअप कल्चर है वो अलाउ नहीं करता। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। और ईशान भाई थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आप लोगों को जो भी और कुछ अगर आप लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में ईशान भाई से कुछ जानना हो, या आपको बाइकिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हों, या अगर आपको इनका बाइकिंग जो राइड जो ग्रुप है वो ज्वाइन करना हो, या किसी पर्टिकुलर जो एक्सपीडिशन है जैसे लेह का हुआ, या फिर अगर आपको राजस्थान या कहीं भी आपको जाना है उससे रिलेटेड कोई किस्सा अगर आपको जानना हो कमेंट कीजिए। और मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम जब मैं ईशान भाई के साथ बैठूँ तो मैं उन सारे क्वेश्चंस के जवाब ईशान भाई से ज़रूर लूँगा। थैंक यू सो मच। जो फीलिंग अभी आपको आ रही है ना, हमेशा ये फीलिंग मुझे आती है कि ईशान इतने डाउन टू अर्थ हैं, इतने पोलाइट, इतने हम्बल, येट सो सक्सेसफुल। अपनी बाइकिंग यानी अपना पैशन और एंटरप्रेन्योरशिप जो कि टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, होम्स कितने अच्छे ढंग से मैनेज करते हैं, ये मैंने सीखने की कोशिश की। मैं हमेशा इनसे मोटिवेट होता हूँ और मैं आज भी कई सारे टेक अवेज़ लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी ऐसे कुछ टेक अवेज़ आपने भी लिए होंगे। सो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप अगर आप चाहें तो कमेंट्स में डाल सकते हैं। नेक्स्ट जब भी हमारी इनसे डिस्कशन होगी तो मैं चाहूँगा कि मैं वो पॉइंट्स, जो क्वेश्चंस इनसे पूछूं।